नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के 3rd यूनिट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में समाज किसे कहा जाता है? समूह, संगठित जीवन का रूप, प्राकृतिक व्यवस्था या राजनीतिक समिति। तो समाजशास्त्र में समाज कहा जाता है संगठित जीवन के रूप को समाज कहा जाता है। सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशंस किसने कहा है? समाज में व्यवस्था बनाए रखने का साधन क्या है? कानून और मूल्य। समाज की निरंतरता किससे बनी रहती है? सामाजिकरण, राजनीति, धर्म या अर्थव्यवस्था। तो समाज की जो निरंतरता है वो सामाजिकरण से बनी रहती है। समाज का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, केवल धार्मिक नियम बनाना, केवल राजनीतिक संस्थाएं बनाना, केवल आर्थिक विकास करना। तो समाज का मुख्य कार्य है व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। समाज को किस प्रकार समझा जाता है? एक भौतिक संस्था, एक अमूर्त संरचना, केवल राजनीतिक रूप, केवल आर्थिक समिति। तो समाज को एक अमूर्त संरचना समझा जाता है, जबकि एक समाज मूर्त संस्था है और समाज एक अमूर्त संस्था है। एक समाज मूर्त और समाज अमूर्त, ये ध्यान रखना है आपको। समाज के बिना संस्कृति का क्या होगा? तीव्र विकास, अस्तित्व नहीं रहेगा, राजनीति में वृद्धि या धर्म का प्रभाव। तो समाज के बिना संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर समाज है तो ही संस्कृति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। समाज की एक मौलिक विशेषता क्या है? समानता और असमानता दोनों का होना, केवल समानता का होना, केवल असमानता का होना या केवल राजनीति का होना। तो समाज की जो एक मौलिक विशेषता है वो उसमें समानता और असमानता दोनों का होना आवश्यक है। यानी कि समाज में समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है। समाज के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति किसने दी? दुर्खीम, मार्क्स, स्पेंसर या कोम्टे। तो समाज के अध्ययन की जो वैज्ञानिक पद्धति दी है वो आपकी ऑगस्ट कोम्टे ने दी है अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसॉफी में। सही आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कोम्टे। समाजशास्त्र समाज को किस रूप में देखता है? स्थिर संस्था, गतिशील प्रक्रिया, केवल राजनीतिक समिति या केवल धार्मिक संरचना। केवल धार्मिक संरचना। तो समाजशास्त्र समाज को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन चलता रहता है। समाज एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समाज का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या राजनीति। तो समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है आपका सहयोग, क्योंकि समाज में अगर प्रश्न ये होता है कि समाज में क्या पाया जाता है, तो समाज में सहयोग भी पाया जाता है, प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है, संघर्ष भी पाया जाता है और राजनीति भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है समाज का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहयोग। बिना सहयोग के समाज स्मूथली नहीं चल पाता। बिना सहयोग के समाज अच्छे से नहीं चल पाता। तो समाज का सबसे महत्वपूर्ण गुण सहयोग है। समाज के गठन की सबसे मूलभूत शर्त क्या है? सांस्कृतिक समानता, सामाजिक संपर्क, राजनीतिक सत्ता या धार्मिक विश्वास। तो समाज के गठन की जो सबसे मूलभूत शर्त है वो है आपके सामाजिक संपर्क। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? केवल राजनीति समझना, सामाजिक संरचना और संबंधों का अध्ययन, केवल धर्म का अध्ययन, केवल आर्थिक विकास। तो समाजशास्त्र का जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक संरचना और संबंधों का अध्ययन करना है। समाज के तत्वों में प्रमुख क्या है? समाज के तत्वों में प्रमुख क्या है? केवल परिवार, केवल राजनीति, केवल धर्म, संस्कृति, परिवार, धर्म और राजनीति और आर्थिक समिति। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समाज के तत्वों में संस्कृति, परिवार, धर्म और राजनीति और आर्थिक समितियां अति महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से अलग क्या बनाता है? केवल राजनीतिक दृष्टिकोण, केवल धर्म, केवल अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवहार और संरचना पर विशेष ध्यान देना। तो समाजशास्त्र को जो अन्य विज्ञानों से अलग बनाता है वो आपका सामाजिक व्यवहार और संरचना पर विशेष ध्यान देना। संस्कृति किसे कहते हैं? केवल धर्म, केवल परंपरा, समाज के सदस्यों द्वारा बनाई गई मूल्य, मानक और आचार, केवल आर्थिक गतिविधियां। तो संस्कृति क्या है? सदस्यों के द्वारा बनाई गई मूल्य, मानक और आचार है, क्योंकि संस्कृति क्या है? संस्कृति मनुष्य का सीखा हुआ व्यवहार है। देखो इन्हीं शब्दों को थोड़ा हेर फेर करके लिखा गया है, समाज के सदस्यों द्वारा बनाई गई मूल्य, मानक और आचार।
को संस्कृति कहते हैं। अगर इसके स्थान पर यह लिखा हुआ आता कि सीखे हुए व्यवहार को, मनुष्य का समाज में सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति कहते हैं, तो वो भी सही था। और समाज के सदस्यों द्वारा बनाई गई मूल्य, मानक और आचार, तो ऑप्शन सी आपका सही है। समाज में सामूहिकता का क्या महत्व है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाना, केवल आर्थिक लाभ, केवल राजनीतिक शक्ति, सामाजिक सहयोग और पहचान बनाए रखना। तो समाज में सामूहिकता का जो महत्व है वह सामाजिक सहयोग और पहचान बनाए रखना है। सामाजिकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? केवल शिक्षा, केवल धर्म का अभ्यास, केवल परिवार का पालन, व्यक्तियों को समाज की मान्यताओं और मूल्यों से जोड़ना। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्तियों को समाज की मान्यताओं और मूल्य से जोड़ना मुख्य प्रक्रिया है। प्राथमिक समूह का उदाहरण है राजनीतिक दल, परिवार, सहकारी समिति या औद्योगिक समिति। तो परिवार प्राथमिक समूह का मुख्य उदाहरण है। गौण समूह का उदाहरण है परिवार, राजनीतिक दल, मित्र समूह या छोटे खेल समूह। तो राजनीतिक दल गौण समूह का उदाहरण है। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? केवल परिवार, केवल धर्म, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संगठित व्यवस्था, केवल राजनीति। तो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संगठित व्यवस्था को हम सामाजिक संस्था कहते हैं। सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति या आर्थिक शोषण। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक संरचना के प्रकार कितने हैं? 5। परिवार किस प्रकार की सामाजिक संरचना है या किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, धार्मिक, प्राथमिक या राजनीतिक? तो परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण। सामाजिक संस्थाओं की विशेषता है अस्थायित्व, स्थायित्व, असंगठित संरचना, व्यक्तिगत रूप, असंगठित रूप। सामाजिक संस्थाओं की विशेषता है स्थायित्व और संगठित संरचना। सामाजिक संस्था का निर्माण किसके आधार पर होता है? परंपरा और मान्यताएं, केवल राजनीति, केवल अर्थव्यवस्था या केवल धर्म? तो सामाजिक संस्था का निर्माण परंपरा और मान्यताओं के आधार पर होता है। सामाजिक संस्था सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है। इसका अर्थ क्या है? संस्था समाज को अस्थिर करती है, संस्था समाज में आचरण को विनियमित करती है, संस्था केवल शिक्षा देती है या संस्था केवल राजनीति नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन है आपका बी सही। संस्था समाज में आचरण को विनियमित करती है। सामाजिक संस्था का लक्षण है अस्थिरता, स्थायित्व, व्यक्तिवाद या अराजकता। तो सामाजिक संस्था स्थायित्व पाया जाता है सामाजिक संस्थाओं में। प्राथमिक संस्था का उदाहरण है परिवार। गौण संस्था का उदाहरण है राज्य। परिवार, राज्य, विवाह, धर्म, तो इनमें जो है राज्य आपकी गौण संस्था होती है। संस्था और समिति में क्या अंतर है? दोनों समान है। संस्था मूल्य आधारित है, समिति कार्य आधारित है। समिति स्थायी है, संस्था अस्थायी है या संस्था असंगठित है। तो संस्था आपकी मूल्य आधारित होती है और समिति आपकी कार्य आधारित होती है। सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व समाज के बिना संभव नहीं है। इसका आशय है समाज और संस्था असंबंध है, समाज और संस्था परस्पर निर्भर है, संस्था स्वतंत्र, संस्था प्राकृतिक है। समाज और संस्था परस्पर निर्भर है। शिक्षा की संस्था क्या प्रदान करती है? केवल ज्ञान, सामाजिकरण और सांस्कृतिक हस्तांतरण, केवल धार्मिक शिक्षा, केवल तकनीकी प्रशिक्षण। तो सही ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सामाजिकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण। समिति किसे कहते हैं? असंगठित भीड़, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोगों का संगठित समूह, जातीय समूह या धार्मिक परंपरा। तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोगों के संगठित समूह को समिति कहते हैं। गिडिंस के अनुसार समिति की परिभाषा क्या है? उद्देश्यहीन समूह, राजनीतिक समिति, प्राकृतिक समूह, उद्देश्यपूर्ण समिति। उद्देश्यपूर्ण समिति का मुख्य लक्ष्य क्या है? अस्थिरता, केवल धार्मिकता, अराजकता, उद्देश्यपूर्णता। तो उद्देश्यपूर्णता। समिति के सदस्य किस आधार पर जुड़ते हैं? केवल परंपरा, केवल जाति, साझा उद्देश्य, केवल धर्म। साझा उद्देश्य के आधार पर जुड़ते हैं। परिवार किसका उदाहरण है? समिति, संस्था, भीड़, वर्ग। तो परिवार संस्था का उदाहरण है। सहकारी समिति किसका उदाहरण है? संस्था, समिति, समुदाय, जाति। तो सहकारी समिति समिति का उदाहरण है। समिति की विशेषता क्या है? स्थायित्व और औपचारिकता, अस्थायित्व और अव्यवस्था, केवल धार्मिकता, केवल जातीयता। तो समिति में स्थायित्व और औपचारिकताएं दोनों पाई जाती है। समिति का निर्माण किन तत्वों पर आधारित है? साझा उद्देश्य और नियम और संरचना, केवल धर्म, केवल व्यक्तिगत संतोष, केवल जातीय एकता। तो समिति का जो निर्माण है वो साझा उद्देश्य, नियम और संरचना के तत्वों पर आधारित है।
समिति का कार्य क्या है? केवल धार्मिक शिक्षा, केवल उद्देश्य की पूर्ति करना, केवल व्यक्तिगत संतोष, केवल जातीय एकता। तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना समिति का कार्य है। तो समिति क्या है? क्योंकि समिति उद्देश्य पूर्वक बनाई जाती है। समिति और समुदाय में अंतर है। समिति उद्देश्य आधारित है, समुदाय क्षेत्र आधारित है। समिति प्राकृतिक है, समुदाय कृत्रिम है। दोनों समान है, दोनों अस्थायी है। तो समिति और समुदाय में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि समिति उद्देश्यों पर आधारित होती है जबकि समुदाय क्षेत्र आधारित होता है। समिति की स्थिरता किससे बनी रहती है? परंपरा और सांस्कृतिक नियम और विनिमय, केवल धर्म, केवल जाति। तो संस्कृति की जो स्थिरता है वो नियम और विनिमय से बनी रहती है। समिति का समाज में क्या योगदान है? सामाजिक अस्थिरता, संघर्ष, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति और सहयोग, अराजकता। तो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और सहयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामाजिक समूह किसे कहते हैं? असंगठित भीड़, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्थायी और संरचित समूह, केवल परिवार या केवल जाति। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्थायी और संरचित समूह को हम सामाजिक समूह कहेंगे। प्राथमिक समूह का मुख्य लक्षण क्या है? औपचारिक और उद्देश्य आधारित, व्यक्तिगत संबंध और भावनात्मक जुड़ाव, केवल आर्थिक हित, केवल राजनीतिक उद्देश्य। तो प्राथमिक समूह का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत संबंध और भावात्मक जुड़ाव, क्योंकि प्राथमिक समूह क्या होते हैं? जिनमें हमारा आमने सामने का संबंध होता है या व्यक्तिगत संबंध होते हैं। गौण समूह का मुख्य लक्षण है औपचारिक और उद्देश्य आधारित, पारिवारिक संबंध, भावनात्मक जुड़ाव और प्राकृतिक समूह। तो गौण समूह का जो मुख्य लक्ष्य है औपचारिक और उद्देश्य आधारित होते हैं गौण समूह। सामाजिक समूह में भावना क्यों जरूरी है? समूह के सदस्य परस्पर सहयोग और साझा पहचान महसूस करें, केवल व्यक्तिगत लाभ, समूह का अस्तित्व अस्थायी हो, समूह केवल परिवार हो। तो समूह के सदस्य परस्पर सहयोग और साझा पहचान महसूस करें, सामाजिक समूह की यह भावना महत्वपूर्ण है। संदर्भ समूह किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति अपनी तुलना करता है, केवल परिवार, केवल जाति समूह या असंगठित भीड़। तो संदर्भ समूह वह है जिससे व्यक्ति अपनी तुलना करता है या जिस समूह के जैसा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है उसे संदर्भ समूह कहते हैं। अगर प्रश्न आएगा कि संदर्भ समूह की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी, तो हर्बर्ट हाइमैन ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा दी, हर्बर्ट हाइमैन ने। और संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमैन के बाद मल्टन ने दी है। अतः समूह और बाह्य समूह में मुख्य अंतर क्या है? अतः समूह आत्म पहचान और बाह्य समूह बाहरी पहचान, दोनों समान है, दोनों असंगठित है, दोनों अस्थायी है। सही आंसर है आपका अतः समूह में आत्म पहचान होती है, बाह्य समूह में बाहरी पहचान होती है। इसे आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अतः समूह यानी कि हमारा खुद का समूह, और बाह्य समूह जिसके हम सदस्य नहीं है या बाहरी समूह। अतः समूह को बोलते हैं इन ग्रुप और बाह्य समूह को बोलते हैं आउट ग्रुप। समूह का आकार सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? बड़े समूह में औपचारिकता बढ़ती है, छोटे में व्यक्तिगत जुड़ाव। आकार का कोई प्रभाव नहीं, केवल छोटे समूह महत्वपूर्ण, केवल बड़े समूह महत्वपूर्ण। तो बड़े समूह में औपचारिकताएं बढ़ती है जबकि छोटे समूह में व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ता है। सामाजिक समूह का अध्ययन किसे समझने में मदद करता है? व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को की संरचना और कार्य को, केवल राजनीति, केवल अर्थव्यवस्था, केवल धर्म। तो सामाजिक समूह का जो अध्ययन है वह व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की संरचना और कार्यों को समझने में मदद करता है। समूह में साझा मूल्य और मानदंड क्यों महत्वपूर्ण है? समूह की पहचान और सहयोग बनाए रखने के लिए, केवल आर्थिक उद्देश्य, केवल राजनीति, केवल धार्मिक उद्देश्य। तो समूह की पहचान और सहयोग बनाए रखने के लिए समूह में साझा मूल्य और मानदंड महत्वपूर्ण है। सामाजिक समूह का समाज में क्या योगदान है? सामाजिक एकता, सहयोग और पहचान का निर्माण, अराजकता, केवल व्यक्तिगत हित या केवल संघर्ष। तो जो सामाजिक समूह है वह सामाजिक एकता, सहयोग और पहचान का निर्माण करते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? केवल परंपरा, केवल धर्म, समाज के सदस्यों द्वारा बनाए गए मूल्य, मानक और आचार, या केवल आर्थिक गतिविधियां। तो समाज के सदस्यों द्वारा बनाए गए मूल्य, मानक और आचार को संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति का अध्ययन किससे किया जाता है? केवल धर्म, सामाजिक संरचना और व्यवहार, केवल राजनीति या केवल अर्थव्यवस्था। तो संस्कृति का अध्ययन सामाजिक संरचना और व्यवहार से किया जाता है। अतः समूह किसे कहते हैं? भारी समूह, सभी समूह, केवल परिवार, समूह जिसमें व्यक्ति स्वयं का हिस्सा महसूस करता है। तो अतः समूह है वह समूह जिसमें व्यक्ति स्वयं को उस समूह का हिस्सा महसूस करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाह्य समूह किसे कहते हैं? समूह जिसके सदस्य व्यक्ति को बाहरी मानते हैं, परिवार, मित्र समूह या समुदाय। तो बाह्य समूह वो समूह होता है जिसके सदस्य, जिस समूह के सदस्य उस व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाहरी समूह या बाह्य समूह बोलते हैं, जिसको आउट ग्रुप भी बोलते हैं। छोटे समूह में क्या अधिक होता है? औपचारिकता, व्यक्तिगत संबंध और जुड़ाव, अस्थिरता या संघर्ष। तो छोटे समूह में व्यक्तिगत संबंध और जुड़ाव अधिक हो जाता है। समूह और भीड़ में मुख्य अंतर क्या है? समूह स्थायी और संरचित होता है, भीड़ अस्थायी और असंगठित। कोई अंतर नहीं है। समूह अस्थायी, भीड़ अस्थायी, या दोनों संरचित है। तो समूह और भीड़ में मुख्य अंतर यह है कि समूह स्थायी और संरचित होता है, भीड़ अस्थायी और असंगठित होता है।
समूह का समाज में क्या योगदान है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल अराजकता, सामाजिक सहयोग, एकता और साझा पहचान, या केवल संघर्ष? तो सामाजिक सहयोग, एकता और साझा पहचान। तो आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है आपकी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।